नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम मराठा साम्राज्य का भाग 3 देखेंगे। इसके अंतर्गत मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी देखेंगे और पेशवा काल के बारे में पढ़ेंगे, जो मराठा साम्राज्य की आगे चल के प्रमुख शक्ति बन जाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। संभाजी महाराज, इनका जन्म 1657 में हुआ था। 1689 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यह शिवाजी के छोटे पुत्र थे, जो अपने बड़े भाई राजा राम के खिलाफ उत्तराधिकार के युद्ध में सफलता के बाद सिंहासन पर बैठे। ये इनके सगे भाई नहीं थे, सौतेले भाई थे। उन्होंने राजपूत मराठा गठबंधन बचने के लिए अपने पिता की विस्तारवादी नीतियों से फिर से शुरू किया। साथ ही दक्कन के सल्तनत के साथ साथ लंबे संबंधों की शुरुआत भी किया। शिवाजी के बाद 1680 ईस्वी में राजा बनते हैं और राजधानी रायगढ़ को बनाते हैं। संभाजी महाराज कवि कलश नामक अधिकारी पर अत्यधिक विश्वास करते थे। जो कवि कलश होता था वो इनका राइट हैंड की तरीके होता था, जो आखिरी तक मृत्यु तक इनके साथ रहता है। 1682 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पूरे शाही दरबार प्रशासन और लगभग 1,80,000 सैनिकों की सेना के साथ दक्षिण भारत की ओर बढ़ा। जब हमने पढ़ा था गुरु गोविंद सिंह के साथ संघर्ष में, तो गुरु गोविंद सिंह के साथ संघर्ष के बाद में औरंगजेब दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान कर लेता है। बीजापुर और गोलकोंडा की सल्तनतों पर विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा। औरंगजेब का पुत्र दक्षिण की ओर भागा और उसे संभाजी महाराज ने शरण दी। हमने पढ़ा था ना, जो अकबर होता है पहले राजस्थान में जाता है। राजस्थान जो राजपूत होते हैं वो उसको शरण देते हैं, फिर चिट्ठी के द्वारा औरंगजेब छल करता है तो वहाँ से भाग कर ये संभाजी महाराज से शरण लेता है और संभाजी महाराज फिर मारे जाते हैं। उसके बाद ये वो अकबर फारस भाग जाता है। चलिए संभाजी महाराज के बारे में का युद्ध होता है। यह युद्ध सन 1689 ईस्वी में हुआ, जिसमें मुगल सेनापति मरखर्ब था। 11 मार्च 1689 को कवि कलश और संभाजी दुर्भाग्य से उसको पकड़ लिया जाता है, यातना दी जाती है और फिर दर्दनाक तरीके से उनके अंग भंग कर दिए जाते हैं, क्योंकि अकबर को संरक्षण देने के कारण जो औरंगजेब था वो खिसिया गया था इनसे और इसीलिए वो इन पर युद्ध करता है। मेन कारण यही होता है। संभाजी के पुत्र साहू जी महाराज को बंदी बना लिया जाता है। जो संभाजी के पुत्र होते हैं साहू जी महाराज, अभी उनको बाद में फिर जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी तब उन्हें छोड़ा जाएगा। तब तक संभाजी महाराज के पुत्र साहू जी महाराज बंदी रहते हैं और इनका जो सौतेला भाई था संभाजी महाराज का, वो राजा राम अब राजा बनता है। राजा राम संभाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम ने शासन संभाला और मराठों की परंपरा को आगे बढ़ाया। मराठों की विस्तारवादी नीति को जारी रखा और दक्कन में मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण करने की परंपरा की शुरुआत की। अक्टूबर 1689 में जुल्फिकार खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने रायगढ़ पर आक्रमण कर दिया और संभाजी के पूरे परिवार, जिसमें उनके साहू जी भी सम्मिलित थे, को बंदी बना लिया जाता है। ये हम पीछे देख चुके हैं। 1689 ईस्वी में रायगढ़ को राजधानी को स्थानांतरित करके सतारा बनाया। इसने देखा था जो राजा राम था कि रायगढ़ जो थी वो शिवाजी के लोगों की राजधानी थी, तो ये रायगढ़ से सतारा को ट्रांसफर करता है राजधानी। 1700 ईस्वी में सतारा, जो कि जिंजी के पत्तन में मराठों की राजधानी बन गई थी, मुगलों से संघर्ष के समय राजा राम की मृत्यु हो जाती है। अब अगले राजा के बारे में देखते हैं। शिवाजी द्वितीय अब राजा बनेगा और उनकी पत्नी ताराबाई के संरक्षण में। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय 4 वर्षीय को गद्दी पर बिठाया और स्वयं उसकी संरक्षिका बन गई और वह पूरे मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाह आलम ने साहू जी महाराज को रिहा कर दिया। हमने बताया था ना, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाएगी। उसके बाद जो शाह आलम होता है वो साहू जी महाराज को रिहा कर देता है। खेड़ा नामक स्थान पर यह युद्ध होता है। साहू जी महाराज ने चित पावन ब्राह्मण, जिसे बालाजी विश्वनाथ कहते हैं, के सहयोग से ताराबाई को गद्दी से उतार दिया और मराठा साम्राज्य अब 2 भागों में बंट जाएगा। एक सतारा, जिस पे साहू जी महाराज शासन करेंगे,
और दूसरी कोल्हापुर, जिसपे शिवाजी द्वितीय यानी ताराबाई शासन करेंगे। चलिए अब देखते हैं साहू जी महाराज को। 1707 से 1749 ईस्वी तक मुगल शासक बहादुर शाह ने साहू जी को कैद से मुक्त कर दिया, जिसके कारण ताराबाई और साहू के मध्य मराठा गद्दी को लेकर संघर्ष प्रारंभ हुआ। साहू जी ने खेड़ा के युद्ध में, हमने पीछे पढ़ा था खेड़ा युद्ध, 12 अक्टूबर 1707 में ताराबाई को परास्त कर सतारा पर कब्जा कर लिया। 22 जनवरी 1708 में सतारा में अपना राज्याभिषेक कराते हैं साहू जी महाराज। उनके शासनकाल में ही पेशवाओं की शक्ति का उदय होना प्रारंभ हो जाता है साहू जी महाराज के समय में। चलिए अब आगे और देखते हैं। और मराठा राज्य में मराठा संघ के रूप में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। जो मराठा राज्य था वो मराठा संघ के रूप में स्थानांतरित होने लगा था। उसी के शासनकाल के दौरान मराठा राज्य दो भागों, ताराबाई के नेतृत्व में कोल्हापुर और साहू जी के महाराज में सतारा में बट गया था। अभी हमने पीछे भी देखा था। इन दोनों प्रतिनिधि शक्तियों के मध्य शत्रुता अंततः 1731 में बरना की संधि द्वारा समाप्त होती है। 1731 में जो बरना की संधि होगी अभी पेशवाओं के द्वारा, उसमें ये शत्रुता समाप्त होती है और संधि हो जाती है। अगला आप देखते हैं पेशवा काल, क्योंकि साहू जी महाराज के समय अब पेशवा प्रमुख शक्ति के रूप में उभर के आए हैं, क्योंकि जो साहू जी महाराज थे उनको बालाजी विश्वनाथ द्वारा प्रमुख सहयोग दिया गया था और उन्हीं के कारण वो गद्दी पर बैठ पाए थे। मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्रियों को पेशवा कहते थे। ये राजा के सलाहकार मंत्रिपरिषद के अष्ट प्रधान में सबसे प्रमुख होते थे। राजा के बाद इन्हीं का स्थान आता था। छत्रपति शिवाजी ने अष्ट प्रधानमंत्री मंडल में प्रधानमंत्री अथवा वजीर का पर्यायवाची पद था। पेशवा फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है अग्रणी। पेशवा वंश परंपरागत रूप देने का श्रेय ऐतिहासिक क्रम में छत्रपति साहू जी महाराज को, जो हमने बताया था साहू जी महाराज अभी इसे वंशागत करेंगे आगे चल के। साहू जी महाराज बड़े दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि उनके पश्चात छत्रपति घराने में ऐसा कोई नहीं जो साम्राज्य संभाल पाएगा और इस फिर से मराठी जनता को बहलियाओं की गुलामी या सहनी पड़ेगी। पूर्वजों के बलिदान व्यर्थ न हो, इसलिए उन्होंने नाना साहब की आज्ञा पत्र दिया और साहू जी महाराज के पश्चात छत्रपति को नामधारी शासक बना के उनके अधीन रहकर पेशवा राज्य संभालेंगे। उन्होंने पेशवाओं को प्रमुख शक्ति प्रदान कर दी, लेकिन पेशवा छत्रपति के अधीन होंगे, लेकिन जो पेशवा होंगे वो पूरी राजनीति संभालेंगे। साथ ही किसी भी निर्णय में छत्रपति की सहमति आवश्यक होगी। पेशवा सारे राज्य का जरूर संभालेंगे, लेकिन वो छत्रपति की अनुमति किसी भी विशेष निर्णय में लेने के जरूर सहयोगी होंगे। 15 दिसंबर 1749 में साहू जी महाराज की मृत्यु के बाद राजकीय सत्ता पेशवाओं के हाथ में केंद्रित हो गई। जब साहू जी महाराज की मृत्यु हो जाती है तो क्योंकि पेशवा पावरफुल हो ही चुके थे, तो वो पूरी सत्ता अपने हाथ पे केंद्रित कर लेते हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं पेशवाओं की। पेशवाओं का शासनकाल। बालाजी विश्वनाथ पेशवा, ये 1714 से 1720 ईस्वी तक रहते हैं। दूसरे हैं प्रथम बाजीराव पेशवा, जो बाजीराव प्रथम होते हैं, ये 1720 से 1740 तक रहते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा विस्तार किया था। अगले हैं बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब पेशवा, ये 1740 से 1761 तक रहते हैं। अगले माधवराव बल्लाल पेशवा उर्फ थोरेल माधवराव पेशवा, ये 1761 से 1772 ईस्वी तक। जो बालाजी बाजीराव है, इन्हीं के समय जो पूरी सत्ता थी वो पेशवाओं के अधीन आ गई थी। अगले हैं नारायण राव पेशवा, ये 1772 से 1774 ईस्वी तक। रघुनाथ राव पेशवा, ये अल्पकाल कुछ महीनों के लिए ही रह पाता है। उसके बाद जो सवाई माधवराव पेशवा होते हैं वो राजा बनते हैं। सवाई माधवराव पेशवा, ये 1774 से 1794 ईस्वी तक, गलती कीजिए 1795 ईस्वी तक। अगली द्वितीय बाजीराव पेशवा, ये 1796 से 1818 ईस्वी तक। और द्वितीय नानाराव पेशवा जो स्वतंत्रता 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होते हैं, वो गद्दी पर नहीं बैठ पाते हैं और क्योंकि अंग्रेजों द्वारा उन्हें पेंशन के भी बंद कर दी जाती है और इसी कारण से वो 1857 के विद्रोह में शामिल होते हैं। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ पेशवा। बालाजी विश्वनाथ जो पहले पेशवा होते हैं,
पेशवाओं के क्रम में 7वें पेशवा, ये जो पेशवा अभी तक बने थे उसमें इनका क्रम 7वां था। लेकिन पेशवाई सत्ता तथा पेशवा वंश के वास्तविक संस्थापक बालाजी विश्वनाथ का जन्म 1662 ईस्वी के आसपास श्रीवर्धन नामक गांव में हुआ था। उनके पूर्वज श्रीवर्धन गांव में मौसूरी देशमुख थे। औरंगजेब के बंदी गृह से मुक्ति पाकर राज्यारोहण के ध्येय से जब साहू जी महाराज महाराष्ट्र में पदार्पण किया, जब साहू जी महाराज जब आते हैं महाराष्ट्र में, जो औरंगजेब इनके बंदी गृह से मुक्त करता है उनके शिवाजी की मृत्यु के बाद में, तब बालाजी विश्वनाथ ने उनका पक्ष ग्रहण कर उसकी प्रबल प्रतिद्वंदी महारानी ताराबाई तथा प्रमुख शत्रु चंद्रसेन जाधव, उधानी चौहान और दामाजी योरोट को परास्त कर न केवल साहू जी महाराज को सिंहासन पर आरूढ़ किया, वरन उनकी स्थिति सुदृढ़ कर महाराष्ट्र को पारस्परिक संघर्ष से ध्वस्त होने से बचाया। जो बालाजी विश्वनाथ होते हैं, इसीलिए जो साहू जी महाराज होते हैं वो पेशवा को प्रधान बना देते हैं। फलतः छत्रपति साहू जी महाराज ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया और 1714 से इनके हाथ में सत्ता आ जाती है। बालाजी विश्वनाथ की पत्नी का नाम राधाबाई था। उनके 2 पुत्र तथा 2 कन्याएं थीं। उनकी 2 पुत्रियों के नाम बाजीराव, जो कि पश्चात में पेशवा, और चिंपांजी अम्मा बने, जो चिप्पाजी अप्पा थे वो बनते हैं। 2 पुत्रियां भी थीं इनके, भयूबाई साहिबा और अनुबाई साहिबा। पेशवाओं की राजधानी वो पुणे हो गई थी और छत्रपति की राजधानी अब सतारा थी। ये 2 भागों में बट गई थी। जो पुणे पेशवा थे वो अपनी राजधानी पुणे से संभालेंगे और छत्रपति थे वो अपनी राजधानी सतारा में बनाते हैं। चलिए, सन 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ द्वारा सैयद बंधुओं की सहायता की गई और फर्रुखसियर को हटाकर रफ़ी उद दरजात को राजा बनाया गया। अभी हम जब उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे उसमें सैयद बंधु देखेंगे, जिन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, कि वो राजाओं को बदलते रहे थे। जैसे ताश के पत्ते बदले जाते हैं, वैसे वो राजाओं को बदलने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। जो सैयद बंधु होंगे 2 भाई, और इन्हीं को किंग मेकर के नाम से इतिहास में जाना जाता है। उन्हें हम उत्तर मुगल काल में पढ़ेंगे। इसके बाद रफ़ी उद दरजात और साहू जी महाराज के मध्य दिल्ली की संधि होती है, जिसे रिचर्ड टेम्पल ने मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहा। इसके बाद मुगलों का दक्कन पर अधिकार खत्म हो गया और 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। जो मैग्ना कार्टा होता है 1719 में हस्ताक्षर करने के बाद में 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। अगले यहाँ बनते हैं इनके पुत्र बाजीराव प्रथम। छत्रपति साहू जी महाराज ने 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के उपरांत उनके 19 वर्षीय ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव को पेशवा नियुक्त कर दिया। बाजीराव पेशवा है, इनको पेशवा नियुक्त किया जाता है। पेशवा पद अब वंशागत बन गया, क्योंकि साहू जी महाराज ने उनके पुत्र को बना दिया योग्यता के बिना। तो अब, लेकिन हालांकि वो योग्य होते हैं, लेकिन योग्यता का बिना परीक्षण किए पुत्र के आधार पे अब जो बन गए थे पेशवा। उनके अद्भुत रण कौशल, अदम्य साहस और अपूर्व संलग्नता से तथा प्रतिभा संपन्न अनुज चिम्माजी अम्पा के सहयोग द्वारा शीघ्र ही उसने मराठा साम्राज्य को भारत में शक्तिशाली बनाया। इन्होंने लगभग 40 युद्ध लड़े और सभी जीते। जो बाजीराव प्रथम है, इनके द्वारा लगभग 40 युद्ध लड़े जाते हैं और ये सभी में लगभग जीत जाते हैं। चलिए, अब बाजीराव के प्रथम के बारे में और खेड़ला में पेशवा बाजीराव ने उमारीज खां को परास्त कर 1724 में इन्होंने परास्त कर दिया। मालवा तथा कर्नाटक पर प्रभुत्व स्थापित किया। 1724 से 1726 ईस्वी के मध्य में पालखेड़ा का युद्ध में महाराष्ट्र के परम शत्रु निजामुल हक को पराजित कर 1728 में उससे चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूला। जो चौथ वाला हमने बताया था, लूट कर होता था, जो आम जनता को परेशान करके लूट कर वसूला जाता था। जो शत्रु राज्य की जनता होती थी उससे मार कूट कर जबरन जो कर वसूला जाता था उसे चौथ कर कहते थे। और सरदेशमुखी कर होता था, वो अपने राज्य की जनता द्वारा वसूला जाता था। फिर मालवा और बुंदेलखंड पर आक्रमण कर मुगल सेना नायक गिरधर बहादुर तथा दया बहादुर पर विजय प्राप्त की और 1728 ईस्वी में ये हुआ था। तदंतर मोहम्मद खां बंगस को पराजित किया। 1729 में दभाई त्रिभंगराव नतमस्तक कर 1731 में उन्होंने आंतरिक विद्रोह का दमन कर दिया।
सीधी अंग्रेजों और पुर्तगालियों पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की। बाजीराव साहू जी महाराज से एक दिन कहते हैं कि हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा से अटक तक फहराने लगेगी। जो मुगल साम्राज्य की स्थिति कमजोर होने लगी थी, उसको लेकर बाजीराव जो होते हैं प्रथम, ये साहू जी महाराज से कहते हैं। साहू जी महाराज उत्तर में क्या कहते हैं? साहू जी महाराज उत्तर में कहते हैं, निश्चित रूप से आप ही इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। ये बात साहू जी महाराज उत्तर में कहते हैं। दिल्ली का अभियान करते हैं 1737 में। उनकी सैन्य शक्ति का चरमोत्कर्ष था। उसी वर्ष भोपाल में उन्होंने फिर से निजाम को पराजय दी। अंततः 1739 में उन्होंने नासिर जंग पर विजय प्राप्त की। 28 अप्रैल 1740 को अचानक रोग के कारण पेशवा बाजीराव की आकस्मिक ये मृत्यु हो जाती है। मस्तानी नामक मुसलमान स्त्री से संबंध के प्रति विरोध के कारण उनके अंतिम दिन क्लेश में बीते। जो मस्तानी नामक होती है, इसके पुत्र भी एक होता है शेर सिंह करके, वो मस्तानी से होता है, जो बाजीराव प्रथम का होता है। तो मस्तानी से कारण ये मस्तानी नामक हैं, जो बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब के नाम से। जन्म इनका 1721 में, मृत्यु 1761 ईस्वी में। श्रीमत बाजीराव के ज्येष्ठ पुत्र नाना साहब 1740 में पेशवा नियुक्त होते हैं। जब अप्रैल 1740 में उनकी मृत्यु हो जाती है बाजीराव प्रथम की, तो बालाजी बाजीराव राजा बनते हैं, मतलब राजा के पेशवा बनते हैं। नाना साहब के पदासीन होने के समय साहू जी महाराज के रोगग्रस्त होने के कारण आंतरिक विग्रह को प्रोत्साहन मिला। इन कुचक्रों से प्रभावित हो गए छत्रपति साहू जी महाराज ने नाना साहब को पदच्युत कर दिया। 1747 में यद्यपि तुरंत ही इसकी पुनर्नियुक्ति कर छत्रपति साहू जी महाराज ने स्वभावजन्य बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। 15 दिसंबर 1749 में साहू जी महाराज की मृत्यु के बाद राज की सत्ता पेशवाओं के हाथ में केंद्रित हो जाती है। सतारा में सत्ता नामधारी होकर पुनः शासन केंद्र, जो पूना होता है वो शासन केंद्र बन जाता है। मतलब मराठा साम्राज्य की शक्ति सतारा, परंतु कार्यकारी केंद्र पूना बन गया। नाना साहब ने सैनिक विजयों पर का अधिकांश श्रेय पेशवा के चचेरे भाई सदाशिव भाऊ को दिया। इस काल में मुगलों ने मालवा प्राप्त हुआ। 1741 ईस्वी में मराठाओं ने बंगाल पर निरंतर आक्रमण किया। 1742-1751 तक भाऊ ने पश्चिमी कर्नाटक पर प्रभुत्व स्थापित किया। 1749 में जो ये मराठाओं ने बंगाल पर नियंत्रण किया था, इस टाइम बिहार के क्षेत्र में बहुत उत्पात मचाया था मराठाओं ने, और जनता को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करके, क्योंकि मुगलों का अधीन था उस टाइम जो बंगाल का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र था, और मराठाओं ने उनको बहुत प्रताड़ित करके बहुत सारा धन लूटा था। यम्माजी रविदेव को पराजित कर संगोला में क्रांतिकारी वैधानिक व्यवस्था स्थापित की 1750 ईस्वी में। चलिए अब आगे और देखते हैं, जिससे सतारा की अपेक्षा पेशवा का निवास स्थान पूना शासकीय केंद्र बना। भाऊ ने उदयगिर में निजाम अली को पूर्ण पराजय दी 1760 ईस्वी में, किंतु अहमद शाह दुरानी ने भारत पर आक्रमण कर भयंकर अनिष्ट की पूर्व सूचना के रूप में दत्ताजी सिंधिया की हार हुई 1760 ईस्वी में। अब होता है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। पर हमने इससे पहले 2 पानीपत के युद्ध पढ़े थे। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा अकबर तथा हेमू के मध्य में हमने देखा था 1556 ईस्वी में। और तीसरा पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य में। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य में का युद्ध हुआ। युद्ध का कारण मराठाओं का दिल्ली और पंजाब में हस्तक्षेप करना था। जो दिल्ली और पंजाब की राजनीति थी, वहां पर मराठा अब हस्तक्षेप करने लगे थे, क्योंकि मराठाओं का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुका था। इस युद्ध के नेतृत्व सदाशिव राव और विश्वास राव कर रहे थे। जो सदाशिव राव थे वो और विश्वास राय थे। मराठाओं की ओर से तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गर्दी ने किया। इस युद्ध में का आंखों देखा वर्णन काशीराज पंडित ने किया है।
तदंतर पानीपत के रणक्षेत्र में मराठाओं की भीषण पराजय हुई। इस मर्मांतक आघात को सहन न कर पाने के कारण नाना साहब की 6 माह बाद मृत्यु हो जाती है। सदमे के कारण जो इनकी होती है मृत्यु हो जाती है। अगले पेशवा बनते हैं माधवराव पेशवा। बालाजी बाजीराव के ज्येष्ठ पुत्र माधवराव ने 16 वर्ष की अल्पावस्था में पेशवा पद ग्रहण किया तथा 27 वर्ष की आयु में वह दिवंगत हो जाते हैं। लगभग 7 या 8 वर्ष का इनका शासनकाल रहता है। पानीपत की पराजय में मर्मांतक आघात से पीड़ित महाराष्ट्र माधवराव उनके 11 वर्षीय शासन में 2 वर्ष गृह युद्ध में बीते, मतलब मैंने बताया था 2 वर्ष गृह युद्ध में बीत जाते हैं। उसके बाद 8 या 9 साल जो इनका शासनकाल लगभग चलता है। अंतिम वर्ष में यक्ष्मा के घातक रोग में व्यतीत हुए। स्वतंत्र रूप से सक्रिय होने के केवल 8 वर्ष उन्हें मिले। इस इतने समय में उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया तथा शासन व्यवस्था सुसंगठित की। चलिए अब अगले पेशवा हमारे बनते हैं पेशवा नारायण राव। जन्म इनका 1755 ईस्वी में, मृत्यु 1773 ईस्वी में। माधवराव के निसंतान होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद उनका अनुज नारायण राव पेशवा घोषित होता है 13 दिसंबर 1772 ईस्वी में। वह प्रकृति से अस्थिर, उद्धत और विलासी था। एक तो वह महत्वाकांक्षी चाचा रघुनाथ राव को बंदी होने के कारण अपनी परिस्थिति से असंतुष्ट था। दूसरे उसकी वक्र बुद्धि पत्नी आनंदीबाई तथा पेशवा की माता गोपकाबाई में घोर वैमनस्य था। अतः अपनी पत्नी को से प्रोत्साहित हो रघुनाथ राव पेशवा के विरुद्ध षड्यंत्र आयोजित करता है। संभवतः आरंभ से उसका ध्येय केवल पेशवा को बंदी बनाने का था, किंतु 30 अगस्त 1773 को मध्याह्न में पेशवा महल में नारायण राव को घेरे जाने पर संभवतः आनंदी राव के इशारे पर रघुनाथ राव के अनुयायियों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। जो रघुनाथ राव द्वारा उसकी हत्या करवा दी जाती है। अब अगले जो पेशवा बनता है ये रघुनाथ राव उर्फ राघोबा बनता है। ये कुछ महीनों के लिए ही केवल बन पाता है। फिर नाना फड़नवीस द्वारा जो संगठित की जाती है एक व्यवस्था, उसके द्वारा इसे हटवा के जो छोटा सा बच्चा होता है उसे पेशवा बनाया जाएगा। उसके बारे में भी आगे देखेंगे। पेशवा बालाजी बाजीराव का अनुज रघुनाथ राव महत्वाकांक्षी तथा साहसी तो था ही। बालाजी के समय में राघोबा के नेतृत्व में उत्तरी भारत में 2 सैनिक अभियानों में सफलता पानीपत के युद्ध की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र के लिए बड़ी अनिष्टकारी प्रमाणित हुई थी, क्योंकि इसने जो योजनाएं बनाई थी उसी के कारण जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो फेल हो गया था। क्योंकि उस जो पानीपत का युद्ध था उसको फेल होने के बहुत सारे कारण थे। जो मराठे थे ना, ये गोरिल्ला पद्धति मतलब छुप के वार करते थे पीछे से, और जो पानीपत का युद्ध था वो खुला मैदान था। और जो अफगान थे, जो अहमद शाह अब्दाली अफगान था, वो खुले में युद्ध करना जानता था। और जो ये थे मराठा थे, ये छुप कर वार करते थे पीछे से, इसलिए ये वहाँ पर सामने का युद्ध हो गया, इसलिए ना जीत सके। और भी बहुत सारे कारण थे। जलवायु परिवर्तन था, क्योंकि ये गर्म जलवायु के थे और वो पंजाब का क्षेत्र लगभग ठंड का क्षेत्र था। बहुत सारे कारण थे जिसके कारण यहाँ पर इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। अल्पवयस्क किंतु प्रतिभा संपन्न माधवराव के पदासीन होने पर उसने अपने प्रभुत्व में रखने का ध्येय राघोबा ने मराठों के परम शत्रु निजाम से समझौता कर आलेगांव में माधवराव को पराजित कर 1762 में उन्हें बंदी बनवा दिया। चलिए अब आगे और देखिए हैं। माधवराव ने शीघ्र ही अपनी पूर्ण सत्ता स्थापित कर ली। 1773 ईस्वी में राघोबा को बड़े अनुशासन में रहना पड़ा। माधवराव के मृत्यु उपरांत नारायण राव के पेशवा बनने पर राघोबा ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र आयोजित किया, जिससे उसकी हत्या हो गई 1773 में। अब राघोबा को पेशवा घोषित होने का स्वप्न सार्थक हुआ। जो जैसा कि हमने बताया था 10 अक्टूबर 1773 में ये पेशवा अपने आप को घोषित करता है। तत्काल ही नारायण राव की विधवा पुत्री, जो यहाँ पे नारायण राव की जो विधवा होती हैं, उन्हें नाना फड़नवीस के नेतृत्व में राघोबा के विरुद्ध सफल विरोध उठ खड़ा हुआ।
राघोबा ने अंग्रेजों की सहायता से पदासीन होने के उद्देश्य से सूरत की संधि कर लेता है। ये भी आगे और पढ़ने को हमें बहुत सारा कुछ मिलेगा। जो सूरत की संधि करता है, ये जो राघोबा होता है, ये जाके अंग्रेजों से मिल जाता है, सूरत की संधि करता है, मराठों पे युद्ध करवाता है और फिर मराठाओं के साथ में युद्ध होते हैं बराबर। 1775 जिसे आंग्ल मराठा का युद्ध का सूत्रपात हुआ, किंतु अंग्रेजों की कठपुतली मात्र ही बना रहा। अंग्रेज केवल इससे मराठाओं की राजनीति का फायदा ले रहे थे। अंततः युद्ध की समाप्ति में पर सालाबाई की संधि 1782 के अनुसार पेशवा दरबार द्वारा राघोबा को 25,000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त हुई। भग्न हृदय राघोबा ने 48 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो गया। अगले हैं बनते हैं पेशवा सवाई माधवराव 1774 से 1795। अभी हम पीछे इनके बारे में ही पढ़ रहे थे। पेशवा बनने के समय इनकी मात्र उम्र थी वो 40 दिन थी। हमने बताया था नाना फड़नवीस द्वारा, जो फड़नवीस राजा नाना साहब होते हैं उनके द्वारा मात्र 40 वर्ष के जो विधवा से उत्पन्न पुत्र होता है उसे राजा घोषित कर दिया जाता है। प्रशासन व्यवस्था नाना फड़नवीस और 12 भाई परिषद, जो नाना फड़नवीस द्वारा एक 12 भाई परिषद बनाई जाती है वो, और नाना फड़नवीस जो उसके नेतृत्वकर्ता होते हैं उनके द्वारा प्रशासन व्यवस्था चलाई जाती है। चलिए अब अंतिम और आखिरी पेशवा हमारे बाजीराव द्वितीय। सन जन्म इनका 1775 ईस्वी में, मृत्यु 1851 ईस्वी में। रघुनाथ राव तथा मराठा दरबार में अभिभावक नाना फड़नवीस ने तीव्र मनोमालिनी था। माधवराव द्वितीय की मृत्यु पर नाना ने बाजीराव की अपेक्षा अपने अनुज चिमनाजी अप्पा को पेशवा घोषित किया। 2 जून 1796 में किंतु आंतरिक दांव पेचों से प्रभावित हो नाना ने तुरंत ही चिमनाजी अप्पा को हटाकर पदच्युत कर बाजीराव को पेशवा नियुक्त कर दिया। 6 दिसंबर 1796 में तुरंत ही बाजीराव को पेशवा घोषित किया जाता है। बाजीराव का अधिकांश जीवन बंदी गृह में व्यतीत होने के कारण उनकी शिक्षा दीक्षा नितांत अधूरी रही। उनकी प्रकृति भी कटु और विकृत हो गई थी। जो बाजीराव द्वितीय होते हैं उनकी अयोग्य एवं अनुभवहीन होने के अतिरिक्त वह स्वभाव से दुर्मति एवं विश्वासघाती था। अपने उपकारी नाना के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसने अंतिम दिवस कष्टपद दिए। जो नाना जो जिनके द्वारा इसे राजा पेशवा बनाया जाता है उनके खिलाफ भी ये षड्यंत्र रचकर उनको अंतिम दिनों में कष्ट पहुंचाता है। 1800 में नाना की मृत्यु से बाजीराव पर रहा सहा नियंत्रण हट गया। जो नाना साहब थे मतलब नाना फड़नवीस, उनका थोड़ा बहुत इससे ऊपर नियंत्रण था, वो भी अब हट चुका था। बाजीराव के दुर्व्यवहार तथा महाराष्ट्र की विशृंखला की वृद्धि होने लगी। पेशवा द्वारा विठोजी होलकर की हत्या 1801 में यशवंत राव होलकर को पेशवा पर आक्रमण करने के लिए उत्तेजित किया जाता है। पेशवा और सिंधिया की पराजय होती है। पेशवा तथा सिंधिया की इसमें पराजय हो जाती है। चलिए अब आगे और देखते हैं बाजीराव द्वितीय के बारे में। पेशवा ने अंग्रेजों से बेसिन की संधि 1802 के उपरांत बाजीराव पुनः पहुँचे। जो बाजीराव होते हैं वो पुनः पुणे में पहुँच जाते हैं। इसी क्रम में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध छिड़ जाता है। परिणाम स्वरूप बाजीराव को अंग्रेजों का प्रभुत्व स्वीकार करना पड़ता है तथा महाराष्ट्र की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने पुनः बाजीराव से संधि के लिए विवश कर दिया। 5 नवंबर 1817 जिससे उसे मराठा संघ में अपना राज्य अधिकार त्याग करना पड़ा। जो बाजीराव द्वितीय होते हैं उनके द्वारा मराठा साम्राज्य छोड़कर अब उन्हें कानपुर भेज दिया जाएगा। अंततः युद्ध की समाप्ति पर मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के अधिकार में हो गया। बाजीराव अंग्रेजों की पेंशन ग्रहण कर बिठूर उत्तर प्रदेश में जाकर निवास करने लगे। जो बिठूर थे वो कानपुर में वहाँ पर जाकर रहने पर लगे। उसी के साथ उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगले पेशवा के दावेदार बनते हैं नाना साहब पेशवा, पर इन्हें अंग्रेजों द्वारा पेशवा नहीं माना जाता है और न ही इन्हें किसी प्रकार की पेंशन दी जाती है। इसी कारण से ये 1857 के युद्ध में शामिल होते हैं। जो कानपुर से नाना साहब बिठूर से जाने जाते हैं, 1857 के युद्ध के नेतृत्व करता कानपुर से वो यही नाना साहब पेशवा हैं।
इसी के साथ पेशवाओं का शासन समाप्त होता है। अब इसके बाद हम आधुनिक भारत की शुरुआत अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।